ले जी, ये जो हम लोगों ने अपनी 6 वर्कशीट्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो मैं कुछ जनरल चीज़ें आप लोगों से इसके हवाले से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग जो हैं वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट का सिलेबस भी देख लें और फिर आप इन चीज़ों को भी एक बार अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें, बिकॉज वी हैव 2 days ओनली। तो कल भी आप लोग मेरे साथ एक मीटिंग रख सकते हैं, वी कैन गो फॉर लाइक रात को मीटिंग कर लें, हैं कल शाम को मीटिंग कर लेंगे, जैसे भी होगा। अ, आपका जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट का सिलेबस है वो आप लोगों अगर उसे गो थ्रू किया आप लोगों ने, तो तकरीबन इन सारे नोट्स में ये चीज़ें मौजूद होंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है पहले तो वो मुझसे पूछ ले, लाइक कोई माइंड में कोई चीज़ होती है तो डिस्कस कर लें मेरे साथ। जी, एनीबडी जिसका कोई क्वेश्चन है उसके माइंड में, या कोई चीज़ वो पूछना चाह रहा है, जिसके कोई लेक्चर मिस हैं या वैसे हैं तो वो पूछ सकते हैं। सर सिलेबस आप एक बार दोबारा बता देंगे पूरा कि कितना आ रहा है देखिए, फाइनल। ये सिलेबस मैंने आपको ग्रुप में भी भेजा था, मैं दोबारा से इंशाल्लाह सारी वर्कशीट इंक्लूडिंग सिलेबस जो है ये आपको सेंड कर देता हूँ, और आप इसको एक बार तवज्जो से देख लीजिएगा। हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था ये मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस, ये सारा स्टैंडर्डाइज टेस्ट का सिलेबस है, ये मैंने भेजा हुआ है देखिए। जो ये आपका टॉपिक 1 है इसमें कंपोजिशन ऑफ मैटर को डिस्कस किया गया है। लेट मी जस्ट ओपन इट। तो यहाँ पर आप देखिए मैटर और उसकी क्लासिफिकेशंस, और फिर आप जब इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे कि मैटर क्या है, सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर्स क्या हैं, ये आपके सामने है। इसका पूरा लेक्चर भी अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर, आप वहां से जाकर इसको सुन सकते हैं। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंजेस क्या हैं, ये सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल रिएक्शंस के बारे में भी हम जानते हैं। यहाँ से अगर आप आगे चलेंगे तो प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, फिर प्योर सब्सटेंसेस की कौन सी टाइप्स हैं, और इम्प्योर सब्सटेंसेस आगे किस तरह कन्वर्ट होते हैं। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने ये छोटे छोटे टेबल ऐड किए हुए थे ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें जो है थोड़ी सी ईजी हो जाएं। तो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप यहीं से इनको जब देखना शुरू करेंगे तो होपफुली काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो प्योर सब्सटेंस क्या है, इम्प्योर क्या है, वगैरह वगैरह वो यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद आप आगे चलेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स एंड देयर म्यूचुअल कन्वर्जेंस के ऊपर। आपको मैटर की डिफरेंट स्टेट्स नजर आएंगी, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फिर वो प्लाज्मा की स्टेट भी मैंने थोड़ी सी डिस्कस की थी उसके अंदर। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपके सामने ये कंडेंसेशन क्या है, वेपोरेशन क्या है, वो आपको कोई ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, कोई एमसीक्यू टाइप शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, 4 नंबर का हो सकता है, इवन 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखनी। 2 घंटे का एग्जाम है तो आई थिंक सो 2 घंटे के एग्जाम में आप इतना ही कर सकते हैं, 100 मार्क्स का ही एग्जाम है। तो ये देखते जाएं नीचे, आप अगर आते जाएंगे तो आप। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये वो हॉल के अंदर होगा सर, इसकी सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप भेजेंगे सर, वो किस तरह जी पता जी, लगेगा हमें। वो आप उसी हाल में आएंगे, आपको पता चल गया ना कहाँ पर पेपर है। नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं बता रहा। आपको अभी तक नहीं पता चला, आपका जो एक हॉल है जिधर सारे बच्चे पेपर देते हैं, यानी इतने ज्यादा सेक्शंस हों, वैसे इसके बेहतरीन तरीका ये है कि 7:30 तक ना आप लोग डिपार्टमेंट पहुंच जाए केमिस्ट्री में, ताकि वहीं से सारी इंफॉर्मेशन है। मैं भी इंशाल्लाह 7 बजे तक यहाँ 7:15 तक पहुंच जाऊंगा। तो अगर आप सारे उधर ही आ जाते हैं तो वहां से फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेट ना होइएगा, क्योंकि यहाँ पर अकेला मैं नहीं हूँ, काफी लोग होंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा जस्टिफाई करना। तो देर से आने वाले को वो किस तरह से डील करते हैं, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि हमें भी वहाँ पे थोड़ा सा रवैया इसलिए सख्त रखना होता है कि यार सारे बच्चों को हम, वो फिर ये ना कहें कि किसी तरह से हम अपने स्टूडेंट्स को फेवर दे रहे हैं। तो इसका मैं मैसेज भी ग्रुप में कर दूंगा इंशाल्लाह कि आप लोगों ने वहाँ पे टाइमली पहुंच जाना है, टाइम को आप लोगों ने इधर उधर नहीं करना। ओके जी, तो ये मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सब छोटी छोटी डेफिनेशंस है जो यहाँ आपके सामने लिखी हुई हैं, और आप, आई एम वेरी होपफुल कि आप लोगों ने इनको पढ़ा हुआ है। तो इनको आप सुने, देखें,
ये सिर्फ मैं इसलिए गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि आपको चीज की समझ आ जाए कि किस तरह से ये चीजें होनी है, या इसमें कोई ऐसी बात जो नई मुझे नजर आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, या ऐसी लगेगी कि अभी आपको इसके बारे में बताना जरूरी है। ये टेबल मैंने आपको समझाया हुआ है, वहां पर भी इसकी बातें हैं, तो आप इस लेक्चर को पूरे तवज्जो से सुने। एलिमेंट मिक्सचर्स, होमोजेनियस मिक्सचर है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स हैं। तो आप ये बस टारगेट रखें कि आपने जो बहुत अच्छा किया हुआ है उसको आप कल रिवाइज कर लेंगे, और जो टॉपिक्स वीक हैं वो आप आज बैठ के उसकी तैयारी करेंगे। तो ये देखें, इसकी एग्जांपल्स है नीचे, कोई भी मैंने अगर एग्जांपल लिखी हुई है तो आप एक आधी दो तीन जितनी भी आपसे दी जाती है एग्जांपल्स वो जरूर याद रखिएगा। एग्जांपल जरा जरूरी होती हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये यहाँ पे अगर आपके पास मिक्सचर की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं तो आप एक तो याद कर लें, ज़्यादा याद ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, इंक याद कर लें, एयर याद कर लें, सी वाटर याद रख लें। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल होता है, तो इसको आप लोगों ने देख लेना है। ये वही चीजें हैं, वही एग्जांपल्स हैं जो मैंने ऐड की हुई हैं। फिर आपको इसका क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मिक्सचर और कंपाउंड में, यानी बिफोर बर्निंग एंड आफ्टर बर्निंग के हवाले से, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद ये मैंने जो ऐड किया, कोलाइडल सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशंस, इसको याद रखिएगा। ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिस तरह नमक को पानी में डाले वो 100% सोल्यूबल हो जाता है, इसमें पार्टिकल का साइज 1 मिलीमीटर से कम होता है। तो ऐसी सूरत में जहां पार्टिकल साइज 1 मिलीमीटर से कम हो उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन कई पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, 1 से 100 मिलीमीटर के दरमियान में, वो कोलाइडल्स बनते हैं। वो हमें अपनी आंखों से नजर तो नहीं आते, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको नजर आते हैं। कई बार आपको लग रहा होता है पानी गंदा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा होता कि इसमें पार्टिकल्स कौन से हैं, नजर नहीं आ रहे होते, वो आपको माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं। उसको कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। और जो सस्पेंशन होता है ना, इसका 100 मिलीमीटर से ज्यादा साइज होता है, ये आपको बाकायदा नजर आती है। जैसे मैंने बताया था कि आप सूप के अंदर जब डाल देते हैं, अंडा डालें, तो आपको उसके पार्टिकल नजर आते हैं, काली मिर्च घूमती हुई आपको सालन में नजर आती है, वो सस्पेंशन होती है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। इस चीज को आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जहन में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी इसकी डिटेल मैंने वहाँ अपलोड की है, लाइक यूट्यूब पे, आप वहां से सुन भी लीजिएगा। ये देखें, इसमें पार्टिकल साइज भी आपको नजर आ रहा है। सर जी जी, इसका पार्टिकल साइज मिलीमीटर में है कि नैनोमीटर में है? मिलीमीटर, मिलीमीटर। नैनोमीटर्स का तो कोई भी होगा, वो तो नजर ही नहीं आएगा, मिलीमीटर्स की बात हो रही है। मिलीमीटर तक भी अगर हो जाता है ना, 1 मिलीमीटर तक या इससे कम, तो वो ट्रू सोल्यूशन होता है। 1 से 100 के दरमियान जो होता है उसको हम कोलाइडल कहते हैं, और 100 से ज्यादा जो होता है वो सस्पेंशन में चला जाता है। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिएगा। इसके बाद अगर हम यस हाँ। इससे आगे चलते हैं तो ये मैंने इसमें ना एक टिंडाल इफेक्ट ऐड किया था। ये काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है किसी सोल्यूशन को जज करने के लिए कि वो ट्रू सोल्यूशन है, कोलाइडल है या सस्पेंशन है। देखिए, टॉर्च की लाइट यहां से एंटर हो रही है। अब जब टॉर्च की लाइट एंटर हो रही है तो वो यूं जा रही है इसके अंदर से, और वो पास कर रही है। ट्रू सोल्यूशन की निशानी ये होती है कि उसमें से वो डायरेक्टली पास कर जाती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन कोलाइडल में क्या होता है कि वो लाइट पास तो करती है लेकिन लाइट फैल जाती है, और सस्पेंशन में से लाइट पास नहीं करती, सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स लाइट को रोक लेते हैं। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि आप किस तरह जज कर सकते हैं कि एक ट्रू सोल्यूशन है, कोलाइडल है या सस्पेंशन है, तो आप उसके लिए ये जो चीज है ये आप वहां पर बताएंगे, तो ये चीज जो है वो प्रॉपरली क्लियर कट आप उनको एक्सप्लेन कर सकेंगे। इसको आप लोग जहन में रखेंगे। इससे आगे अगर हम चलें तो यहाँ देखिएगा कि आपके पास ये पार्टिकल साइज कितना है, इसके अंदर अपीयरेंस कैसी होगी, सेपरेशन कैसी है, फिल्टर एडिपिटेबिलिटी यानी उसको फिल्टर किस तरह किया जा सकता है, फिल्टरेबिलिटी जो है, इसी तरह इफेक्ट ऑफ लाइट बीम उस पर क्या होगी, इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद बाइनरी मिक्सचर थे जो दो कंपोनेंट्स को मिला के बनाए जाते हैं। टर्नरी मिक्सचर्स होते हैं जो तीन कंपोनेंट्स को बना के बनाए जाते हैं। ये आपके सामने सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है, सॉलिड लिक्विड हो सकता है, और लिक्विड लिक्विड, इसकी एग्जांपल सारी गिवन है, पढ़ेंगे तो ये इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर आपने याद हो सेपरेशन के मेथड पढ़े थे,
क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूज करना, जैसे आप मक्खन निकालते हैं, किसी भी चीज़ को आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं, घुमाते हैं, या आपने देखा होगा कि जब आप वो मक्खन वगैरह घर में बनते हुए देखा हो, जो लोगों ने नहीं देखा उन्होंने वो देखा होगा, मदानी बड़ा मशहूर वर्ड बोला जाता है, मक्खन निकालना लस्सी में से, तो वो दूध डाल के मलाई डाल के उसको अच्छी तरह हिलाते हैं तो मक्खन वगैरह ऊपर आ जाता है, बाकी कंपोनेंट नीचे बैठ जाते हैं, तो ये सेंट्रीफ्यूज मेथड होता है सेपरेशन का। इस तरह क्रोमेटोग्राफी आप लोग जानते हैं, हम प्रैक्टिकल्स में पढ़ चुके हैं। फिर डिकेंटिंग होता है कि आप एक लिक्विड से सॉलिड को अलग करते हैं, सिंपल लिक्विड को बहा के अलग, जैसे चने जो आप लोग घरों में मतलब चावलों के अंदर पानी डाल के उसको बहा देते हैं, चावल उसमें रह जाते हैं और पानी सारा बह जाता है इम्प्योरिटीज को लेके, तो ये आपके पास डिकेंटिंग मेथड होता है। इसके अलावा भी फिल्ट्रेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह है, ये सारी टेक्निक्स आप लोग प्रैक्टिकल्स में कर चुके हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में डिटेल डिस्कशन मौजूद है, आप वर्कशीट से दे सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आइसोटॉप्स हैं, तो आपके पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है, बस एक बार पढ़ लेंगे तो आई एम वेरी होपफुल कई चीज़ें समझ आ जाएंगी आपको। रिलेटिव एटॉमिक मास भी समझाया था, आप कार्बन से कंपेयर करते हैं। ये नीचे वाले जो 2 न्यूमेरिकल है आपको ये करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन भी याद कर लेंगे तो हो जाएगी। अगर कोई अपनी प्रिकॉशन के लिए करना चाहता है दैट्स वेरी गुड। और मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको बताया था कि जो पूरे मॉलिक्यूल का होता है, इसको निकालने का तरीका भी गिवन है। तो ये आपकी वर्कशीट 1 है। आप टारगेट रखें, आज आप कम से कम रात सोने से पहले 3 वर्कशीट्स या 4 वर्कशीट्स करके सोएं। कल उठ के 2 वर्कशीट्स करें और उसके बाद टोटल इस सिलेबस को आप रिवीजन दें। ठीक है, तो जब आप इस तरह मेहनत करेंगे तो याद रखिएगा कि मेहनत का हमेशा सिला मिलता है और अच्छा ही मिलता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, इंशाल्लाह ये चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी आपके लिए। यहाँ देखें, जो सेकंड हमारी वर्कशीट थी वो पीरियोडिक टेबल के हवाले से है, और ये पूरा लेक्चर क्योंकि डिटेल में वहाँ मौजूद है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डिस्कस ना हुई है, तो फिर भी हम इसको एक जर्नली गो थ्रू कर लेते हैं। मैं चाह रहा था कि आपसे ये सारी चीज़ें एक बार ऐसे ही डिस्कस हो जाएं। तो जैसे मैंने आपको SPDF में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाई थी, बहुत ज़रूरी चीज़ है वो, याद रखिएगा। ये मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF के हवाले से आपको आनी चाहिए। तो जब आप इसको करेंगे ग्रुप्स के हवाले से, देयर आर 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल रोज याद करवाए थे, 2 8 8 18 18 32 23, ये तमाम चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। जो रेगुलर लेक्चर लेते रहे हैं डेफिनेटली उनको इन चीज़ों के बारे में आइडिया है। फिर ये कुछ डेफिनेशन थी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, सारी डिटेल्स वहाँ मौजूद हैं। जो ऑनलाइन लेक्चर पढ़ा हुआ है उसको सुने और साथ साथ नोट करते जाएं, को कॉपी पेंसिल साथ रखें, साथ इसको पढ़ते जाएं, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और देखें, प्लीज डोंट हेजिटेट। आपका सुबह 8 बजे पेपर है, 7:59 तक आप जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं कोशिश करूंगा मैं आपको आंसर करूं। ठीक है, आपको जिस वक्त प्रॉब्लम होती है मुझे मैसेज करें, डोंट बॉदर के मैं सो रहा हूँ उस टाइम पे या मेरा कोई और टाइम है, इट्स लाइक योर सेकंड लास्ट डे और लास्ट डे टुमारो। तो मैं बिजी होऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो मैं उसको आपको किसी और टाइम पे मैनेज करके लाजमी उसका आंसर सेंड कर दूंगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने हेजिटेट नहीं करना पूछते हुए। रात को 2 बजे पढ़ते हुए कोई क्वेश्चन आपका है तो आप जरूर सेंड करें। ठीक है, मैं जैसे ही मैसेज देखूंगा और अगर कॉल नहीं उठाता, मैं मैसेज करते हैं आप, आपको मैं उसके ऊपर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज आप हेजिटेट मत कीजिएगा। मैं शुरू दिन से यही बात सारे बच्चों से कर रहा हूँ कि हम सीखने के लिए आए हैं, तो आप सीखें इसको, और इस चीज से बालातर होकर सोचिएगा। आप इसको अपनी ईमानदारी से पढ़ें, मेहनत करके पढ़ें, ये चीज मत सोचें कि इसमें नंबर कम आएंगे ज्यादा आएंगे। वो इंशाल्लाह ताला जो भी मेहनत करेगा उसको अच्छे नंबर ही मिलेंगे। इवन जिन्होंने मेहनत कम की है, मैंने तो उनको भी अच्छे नंबर देने की कोशिश की है। तो आपकी डिग्री के ऊपर बड़ा पॉजिटिव एक ग्रेड रहेगा इंशाल्लाह। आपको याद रहेगा कि आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप सिर्फ ग्रेड के बारे में सोचें, थोड़ा सा अपनी अट्रैक्शन अटेंशन इस सब्जेक्ट को दें, ताकि जो आपने एक चीज सीखने का फायदा ही होगा ना आपको, कोई नुकसान तो नहीं होता चीजें सीखने से। इसी तरह ये एटॉमिक रेडियस है आपके पास, आयनिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसकी मैंने बताया कि वहां पे डिटेल्स पड़ी हुई हैं। और फिर ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, छोटी छोटी डेफिनेशंस है। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है ना, वो इनके ट्रेंड होंगे कि आपके पास ट्रेंड्स कैसे चेंज होते हैं।
अब ये ट्रेंड्स देखना बड़े जरूरी हैं, और ट्रेंड जो है वो यहाँ पर मैंने दिए, जैसे मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। तो ये आपको रीजन पता होनी चाहिए। वो ऐसे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल पूछेंगे यहाँ से, और यहाँ से बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो टॉपिक 2 जो है ना आपका, उसमें काफी, जिस तरह टॉपिक 1 में मैंने हाईलाइट किया है कि मिक्सचर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह टॉपिक 2 में आपके ये वाले मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और इस तरह की चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ये मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कब हो रहा है, डिक्रीज कब हो रहा है, अगर आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट को देखेंगे ना, सिलेबस को, तो यहाँ देखें कि वो कल इलेक्ट्रॉनिक, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, पीरियोडिक ट्रेंड, मेटालिक करेक्टर, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये 4 चीजें हैं विद जस्टिफिकेशन। तो वो सब चीजें मैंने यहाँ विद जस्टिफिकेशन ऐड की थी। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से, बड़े मतलब बेहतरीन अंदाज में इसको सुनना है, इसको देखना है, पढ़ना है अच्छे तरीके से। और आई एम वेरी होपफुल कि जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको इसके जो ज्यादा ट्रेंड्स हैं वो इंशाल्लाह अंडरस्टैंड हो जाएंगे। पेपर में किसी भी सूरत पैनिक नहीं होना। देखिए कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन सिंपल होता है, उसकी शक्ल बदली होती है। तो ऐसा ना हो कि ड्यूरिंग एग्जाम जो है, जब हम वहाँ खड़े हैं, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँगा, मेरे भी टीचर्स वहाँ मेरे साथ खड़े होते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है उस टाइम पे, अगर आपका कोई क्वेश्चन है डेफिनेटली आप हैंड रेज करेंगे, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपकी जितना उस लिमिटेड बाउंड्रीज में बता सकता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अगर क्वेश्चन ऐसा आपको लगता है कि वो हमने नहीं पढ़ा सपोज, तो आपने मुझे बता देना, और उसको आपने बस, ठीक है, आप उसको जितना आता होगा वो लिख लें। प्लीज खाली पेपर छोड़ के कोई नहीं आएगा। पेपर को ये ना हो कि पेपर को घंटा हुआ है तो आप पेपर से उठ के चले जाए, नहीं। आप पेपर के आखिरी लम्हे तक पेपर में बैठे, और कोशिश करें मैक्सिमम कि आप उसमें से क्या कर सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं। आपको जो चीज थोड़ी बहुत भी आती है ना, उसको स्टार्ट लाजमी करें। बिल्कुल ब्लैंक पेपर नहीं देना। देखिए बिल्कुल ब्लैंक जब आप पेपर छोड़ते हैं ना, तो हमें उसका 0 मार्क देना पड़ता है। सपोज कि आपको एक क्वेश्चन नहीं आता, आपको सिर्फ उसका आइडिया है कि ये क्या है, आप वो भी लिखाएंगे ना, जस्ट आइडिया, चाहे वो आप ठीक लिखते हैं या गलत लिखते हैं, लेकिन हमें इतना पता हो कि आपको इसका हल्का फुल्का सा हाउ नो है, तो हम उसके कुछ ना कुछ मार्क्स आपको जरूर देने की कोशिश करेंगे। 0 लेने से तो बेहतर है 1 ले लें, 1 से बेहतर है 2 ले लें, 2 से बेहतर है 4 ले लें। तो आपको जितना पोर्शन आता है आप एंड टाइम तक उसके बारे में सोचें। मैं बिल्कुल किसी को अप्रिशिएट नहीं करूंगा कि वो कोई नेगेटिव सोर्स वहां यूज करे, क्योंकि याद रखिएगा पेपर टोटली कैंसिल हो जाएगा अगर आप किसी भी तरह से नकल या चीटिंग या कोई करने की चीज कोशिश करेंगे। चाहे आप अभी तक ए ग्रेडर हैं, लेकिन आप खुदा ना करे पेपर में कोई ऐसा सोर्स यूज करते हैं जो चिटिंग का एलिमेंट शो करे, तो याद रखिएगा वहां पे अकेला मैं नहीं हूँ, वहां पे बहुत टीचर हैं, और अगर अकेला मैं होता भी तो भी ये मामला ठीक नहीं है। तो आप लोगों ने इस बात को पल्ले बांध लेना है कि जितनी आप लोग एफर्ट कर सकते हैं खुद से कीजिए उसके अंदर। लाइक 2 दिन है, और 2 दिन अगर आप सही तरह बैठ के ये काम करेंगे अभी भी, तो इनशाला इनशाला आप लोग सी वाले जो हैं वो बी ग्रेड तक पहुंच जाएंगे। तो आप इसके लिए कोशिश करें। मेरी बहुत कोशिश होगी कि मैं किसी बच्चे को फेल ना करूं, लेकिन जब खुद फेल होता होगा या जिसको आप दिल कर रहा होगा फेल होने को, फिर वो फेल भी होगा। लेकिन जो कोशिश करेगा वो कभी फेल नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट मौजूद है। दीज आर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, और आपने इन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशंस को समझ लो कि ये इतना जरूरी क्वेश्चन, ये समझ लो कि आपके 5 से 10 नंबर पक्के हैं यहाँ से। तो अपने पक्के नंबर कभी नहीं छोड़ते होते, कच्चे कच्चे चाहे चलो जो भी है, लेकिन पक्के नंबर नहीं छोड़ना। मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने दोबारा री आपका प्रैक्टिकल भी लिया एग्जाम, कि चलो मेरे वो बहन भाई जिनके नंबर थोड़े कम हैं, किसी वजह से नहीं पेपर दे सके या कोई भी इशू है, तो उनके इम्प्रूव हो जाए। उसमें भी जो बच्चे नहीं आ सके हैं, तो अब वो फाइनल पे फोकस करें। फाइनल के बाद मैं देखूंगा कि उसके लिए अगर कोई मजीद रियायत निकलती हुई, और वो क्योंकि सबके लिए होगी, किसी एक के लिए नहीं, तो ये है। ये आप देखिए बॉन्डिंग से स्टार्ट किया, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आयंस क्या होते हैं, आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो ये सारी वही डिटेल्स हैं जो आयनिक कंपाउंड और इन चीज़ों के हवाले से है। ये आप लोग पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। इसका भी पूरा लेक्चर अपलोडेड है, आप उस लेक्चर को सुन सकते हैं, देख सकते हैं तवज्जो से। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें आपके सामने
इसमें मैंने जो ऐड किया है, आपने डिटेल में, यानी इसको बहुत ज्यादा रट्टा नहीं लगाना, लेकिन एक बार पढ़ लेना इनको आपने। अब देखें, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अब आने वाली है, सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। अब आपको यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आना है कि मैग्नीशियम सल्फाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जो स्ट्रक्चर बताए गए हैं उन पे फोकस करें आप, ठीक है। ये जितने मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, उनके साथ साथ मैंने उनके शेल्स भी बनाए हुए हैं। तो ऐसे आप बना के शो करेंगे, मैंने क्लास में भी ये डिटेल में करवाए थे। तो आप इसको एक बार अच्छे तरीके से गो थ्रू करें, होपफुली होपफुली कि आपका ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर कोवलेंट बॉन्ड है, फिर सिंगल डबल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, उसकी टाइप, नॉट पोलर कोवलेंट, यानी हर चीज जो है ना इसके अंदर वो हमने की हुई है, आप देख सकते हैं। और आप ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो चीजें हैं, ये एक बार अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है। उसमें ये होगा कुछ छोटी मोटी कमी पेशी रह भी जाएगी ना, मुझे लगेगा कि इस बच्चे के नंबर नहीं कटने चाहिए और ये इसने गलती से कटवा लिए हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला फेवर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज में कोई आपकी एक दिन के पेपर से आपके सारे सेमेस्टर की मेहनत को अमराद कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये भी कंडीशन लेने को होता है ना, बच्चों के ज़हन पे फाइनल का प्रेशर होता है कि पता नहीं क्या होगा फाइनल में, किस तरह का एग्जाम आएगा, सर कितनी सख्त मार्किंग करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपकी मार्किंग भी इंशाल्लाह ताला मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि अगर आप सिरे से ही चीजों को गलत कर देंगे तो फिर मैं भी आपको कोई उसमें मतलब नहीं दे सकता हूँ रिलैक्सेशन। हाँ, मुझे ये पता है क्योंकि मैं हर स्टूडेंट को जानता हूँ क्लास में कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी कोशिश कर रहा है क्लास के अंदर। तो अगर खुदा ना करे कोई एक आधा मसला हो जाता है, आप उससे कंफ्यूज ना हो, कोई चीज गलत हो गई है और मुझे पता है कि आपको वो चीज आती है, तो वी विल ट्राई कि हम उसको अच्छे तरीके से, लाइक ऐसा नहीं होगा कि आपके एक दिन के पेपर के ऊपर पूरे सेमेस्टर की आपकी मेहनत बेकार हो जाए। लेकिन देखें, हमने कुछ ना कुछ तो वहां करना है, शो भी करना है, हमने काम भी अपना दिखाना है वहां पे करके। तो बस इस चीज को ज़हन में रखें, रिलैक्स माइंड से तैयारी कीजिएगा। ये नहीं कि अपने पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लें, लेकिन जितना काम है उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करनी है। यानी आपने उस चीज को अपने लिए बहुत बड़ा हवा नहीं बना देना, ठीक है। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? कुछ ऐसे होते हैं ना जो बच्चे फिर ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जैसे हीरा यहाँ है, हाँ, हीरा भी कई बार परेशान हो जाती है। फिर यहाँ पे मुस्कान भी होनी चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ मुस्कान भी इधर ही है। मुस्कान भी क्वेश्चन गलत कर लेती है कंफ्यूज होके। तो कोशिश करना है कि क्वेश्चन ना गलत करें, तो कोई बात नहीं। अगर खुदा ना करे फिर भी कोई गलती छोटी मोटी हो गई है तो आई कैन इग्नोर इट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सर वो क्वेश्चन वन में मेरे से गलती हो गई थी, वो बच्चे से पूछते हैं ना, बेटा कितने सवाल हुए हैं, कहता है अबूजान एक सवाल गलत हुआ है 5 सवालों में से। कहते हैं वेरी गुड, तो क्वेश्चन वन आता था? कहता अबूजान क्वेश्चन वन जो था ना मुझे आता था, लेकिन मैंने कहा ये मैं लास्ट में करूंगा, पहले मैं क्वेश्चन टू करूंगा। कहते हैं अच्छा बेटा क्वेश्चन टू हो गया। बाबाजान क्वेश्चन टू मैंने पढ़ा, मैंने शुरू भी किया, फिर मुझे लगा कि जो मैं आंसर कर रहा हूँ वो तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं हुआ। तो अबूजान कहते हैं बेटा तीसरे क्वेश्चन का क्या किया? अबूजान तीसरा क्वेश्चन जो था ना वो मेरे से आगे वाले बेंच वाले ने करवाना था, एंड टाइम पे मैं सवाल करने लगा, उसकी सीट बदल दी। ओहो, तो बेटे चौथे क्वेश्चन का क्या किया? अबूजान चौथा सवाल बहुत आसान था, मैंने वो कर भी लेना था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अचानक से माइंड ना फेक हो गया, ऐसे नजर ही कुछ नहीं आ रहा था, आंखों के आगे अंधेरा आ गया। अच्छा बेटा वो क्वेश्चन वन का क्या किया जो आपको बहुत अच्छा आता था? अबूजान वो जब इतने सवालों की टेंशन लगी हुई थी तो मेरा वो कहाँ से ठीक होना था? अच्छा बेटा पांचवें सवाल का क्या बना? बस अबूजान वही एक गलत हुआ। तो प्लीज ऐसी हरकत ना कीजिएगा कि मैं वहां पे परेशान बैठा हूँ कि यार मैं, मतलब एक सवाल में गलती हो गई ठीक है, दूसरे में भी हो गई चलो कोई बात नहीं सर, तीसरे में भी मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। और प्लीज नाश्ता नुश्ता करके आइएगा उस दिन अच्छे तरीके से, सुबह उठ के नमाज शमाज पढ़ के, हैं, और रात को जल्दी सोने की आदत बना लें थोड़ी सी, लाइक उस दिन जल्दी सो जाएं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों के लिए परेशानी ना हो। हाँ वो हो ही जाता है ना बच्चों के बाद में आपके सर वो बस इतनी सी मिस्टेक हुई है, मैं फिर हर सवाल में मिस्टेक्स ढूंढ रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं बहुत हार्ड या मुश्किल मार्किंग, आप देखें ना ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, अब इसकी ये एग्जाम्पल बना के आनी है तो नंबर देने हैं मैंने। ये बच्चों की मिड में भी गलत हुई, ये फिर रीमिड में गलत हुई, पता नहीं इस इक्वेशन को क्या बीमारी है आप लोगों को, या इस इक्वेशन को कोई बीमारी है कि ये बच्चे गलत कर देते हैं। NH3BF3 सर कोऑर्डिनेट इसमें कोवलेंट बनाना बॉन्ड, क्या क्या होता है ये बेटा ये बताएं, देखो मैंने सब कुछ बनाया था, मैं NH3 और ये BF3 बना हुआ है।
आपने ये लॉन पेयर बनाकर ना, जैसे ये बना हुआ है, आपने शो करना है कि ये लॉन पेयर यहां जा रहे हैं. A coordinate covalent bond is formed between two atoms when the shared pair of electron is donated by one of the bonded atom. That's it. आप ये इतनी सी डेफिनेशन लिख दें और NH3BF3 की एग्जांपल दें. याद रखें, जहां कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आ गए या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, उसकी एक दो एग्जांपल्स हैं. NH3BF3 है, NH3 के साथ H पॉजिटिव है. इसके अलावा उसकी कोई एग्जांपल ऐसा सच नहीं है. सिंपल लॉन पेयर एक तरफ से निकलेगा और दूसरी तरफ ऐड हो जाएगा. तो आपने अपने लेवल पे सिर्फ ये चीजें याद रखनी है. तो एक इसकी ये एग्जांपल जो है ना, ये बनानी है आप लोगों ने उसके अंदर. ठीक हो गया? अच्छा, अब आगे चलते हैं. तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये चैप्टर आपका फोर्थ टॉपिक, एसिड बेसिस का. मैंने आपको नाम तक क्लास में याद करवाए थे, इफ यू रिमेम्बर. तो जर्नल चीजों में याद रखना है. जैसे आप लोग देखें, इसमें थोड़ा सा काम आप करेंगे. जैसे आप देखें, दूध में क्या होता है, दूध में कौन सा एसिड या बेस हो सकती है, बाकी चीजों में क्या हो सकती है. देखें ना, लेमन जूस में क्या है. अब लेमन जूस जो है वो एसिडिक है. अब वहां पे अंगूर आ जाते हैं, अंगूरों में क्या है, तो जिसका तुर्च जायका होता है, तीखा सॉर टेस्ट होता है, वो सारे के सारे एसिड्स होते हैं. अब अंगूर अगर कभी आप खाएं, द ग्रेप्स आर सॉर, वो खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, तो वो क्या है, किस वजह से वो खट्टे होते हैं थोड़े थोड़े, वो इसी वजह से खट्टे होते हैं ना, उसमें एसिड होता है. इसी तरह आपको पूछा जा सकता है बैटरीज में क्या डलता है, तो उसमें एसिड है कार बैटरीज के अंदर. तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो आपने अपने जेहन में रखनी है ड्यूरिंग दैट टाइम कि हम क्या कर रहे हैं. जस्ट फॉर अ मिनट. ठीक है, तो सॉरी, वो इसमें कुछ स्टूडेंट आ गए थे. ओके, एसिड और बेस की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, और जो हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने सारे यहाँ मेंशन किए हैं. वर्कशीट भी अपलोडेड है, वहां से आप सुनेंगे तवज्जो से. आज आप टारगेट रखें कि आपने पहली 4 वर्कशीट्स हर सूरत करके सोना है. मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने आज ये काम करना ही करना है. मुझे 10 बार तंग करो, 20 बार तंग करो, जब परेशानी बने मुझे मैसेज कर. कई बार ऐसा होता है कि हमें एक आइडिया चाहिए होता है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती. कुछ ऐसे भी मेरे शहजादे शहजादियाँ हैं क्लास में जिनकी हालत इस टाइम बिल्कुल ऐसे है कि वो कह रहे हैं हम क्या करेंगे, पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, ऐसे टेंशन एंग्जाइटी हुई हुई है. तो बार बार मोबाइल खोल के इर्द गिर्द दोस्तों को मैसेज करने से बेहतर है कि मुझे तंग कर लो, सर ये नहीं समझ आया, सर वो नहीं समझ आया. मैं रिप्लाई करूंगा नहीं करूंगा, कम से कम तसल्ली तो होगी ना कि आप अपने सर को तंग कर रहे हो. और ऐसे तंग करो मुझे सवाल पूछ पूछ के कि मैं दोबारा जिंदगी में कभी कैब हंड्रेड ना पढ़ाऊं है. तो आप जिन आप जिस तरह अपने किसी फ्रेंड से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आप उस तरह से मुझसे क्वेश्चन पूछो, मुझे कोई उसमें इतराज नहीं. मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा. मैंने कई काम पेंडिंग किए हैं इस वजह से कि आपका मंडे को फाइनल है, तो हम इसको कुछ कर लें. बस एक वो हमारी मीटिंग है एंटी टेस्ट के हवाले से बड़ी ज़रूरी कल, तो वो मैंने अटेंड करनी है. खैर वर्कशॉप तो वो 9 घंटे की है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बीच में जो टाइम आप बच्चों के लिए निकल आए तो वो मैं लाजमी निकालूंगा. ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसका लेक्चर सुने, देखें, इसको समझें, और जहां पर प्रॉब्लम आती है उसको देख लें. कई चीजें ऐसी होंगी कि आपको रट्टा लगाना पड़ेगा. आप कहेंगे आप कोई हल नहीं है, आप इसको याद कर लो, 2-4 बार याद कर लो, जितना आएगा पेपर में लिखा. सारी नहीं याद होती कोई बात नहीं, जितनी याद हो उतनी लिख दो, मतलब कुछ लिख के आ जाओ पेपर में. सर, जी बेटे. हम लोग ने क्लास में किया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट, लेकिन हम्म. वो ना सिलेबस में लिखा हुआ है ना इसमें लिखा हुआ है, तो वो करने की जरूरत नहीं है नहीं, ना. जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट का सिलेबस में नहीं है वो छोड़ दें आप. और ये एम्फोटेरिक और इसके ऊपर एक है, ये क्या, ये बता देंगे आप एक बार. एम्फोटेरिक का तो पता है, जी जी. लेकिन जिसके ऊपर है एम्फोटेक, एम्फोप्रोटिक है आई गेस. मैं बताता हूँ. एम्फियोप्रोटिक स्पीशीज. अब ये एम्फियोप्रोटिक स्पीशीज कौन सी हैं? देखें, ये HPO4 है. ये क्या काम कर सकता है, ये वाटर के साथ मिले और H3O पॉजिटिव बन जाए, इसका मतलब ये एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है. ठीक है,
जो H3 होता है ना, ये एसिड ही होता है एक्चुअली। H3O पॉजिटिव हो या H पॉजिटिव हो, याद रखना ये एक ही बात है। अब HPO4 एक ऐसी स्पीशी है जो वाटर से मिलके एसिड भी बना सकती है और वाटर से मिलके बेस भी बना सकती है। यानी इसमें ये क्वालिटी है कि ये वाटर से मिलने के बाद एसिड भी बना सकती है और वाटर से मिलने के बाद बेस भी बना सकती है। ठीक है। एम्फोटेरिक कौन सी होती है? जो एसिड के साथ बेस की तरह रिएक्ट करेंगी और बेस के साथ एसिड की तरह की। एम्फियोप्रोटिक कौन सी होती है? एक ही स्पीशी जो वाटर के साथ मिले वो उसको एसिड में भी कन्वर्ट कर दे और बेस में भी कन्वर्ट कर दे, इसको एम्फियोप्रोटिक कहते हैं। वैसे ये मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे ऐड किया था, बस एक बार पढ़ लें इसको, याद आपने एम्फोटेरिक ही रखना है। ठीक है। जी बच्चों, समझ आई इस बात की? जी सर। अच्छा जी। इसके बाद देखिए जी, लीवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, काफी याद रखें। जो आपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था ना, वही लीवस एसिड बेस है। जो लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, अमोनिया जैसे डोनेट कर रहा था वो एसिड है, और BF3 एक्सेप्ट कर रहा था वो बेस है। बस ये एक ही एग्जाम्पल से आपके दो काम हो जाएंगे। NH3 जो है वो एक बेस है जो लोन पेयर दे रही है, और BF3 क्योंकि एक्सेप्ट कर रही है एसिड। बस इतनी सी बात आपने याद रख ली। लोन पेयर डोनर बेस है, लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड। और जिसको नहीं पता लोन पेयर क्या है, वो लेक्चर सुनेगा तो उसको समझ आ जाएगी, मैंने डिटेल्स ऐड की थी। फिर आप देखेंगे इसके अंदर बाकी क्या है हमारा, इसके अंदर यही आपके पास कुछ कंसेप्ट्स हैं और उनकी कुछ आगे ये समरी लिखी हुई है। फिर डेली लाइफ में जो यूज होते हैं, अब आपको पता होना चाहिए, मैदे में HCl है, फिर आपके पास एसिटिक एसिड है जो विनेगर में होता है, कार्बोनिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरीज में होता है, एक्सप्लोसिव्स या फर्टिलाइजर्स में नाइट्रिक एसिड होता है, जो डंग मारती है स्ट्रिंग उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये वॉशिंग सोप वगैरह में होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वाइट वॉश जो करते हैं घरों में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनो है, इस तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड हेयर डाइज वगैरह में इस्तेमाल होता है। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप जानते हैं, एसिड बेस आपस में मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ये बड़े कॉमन रिएक्शंस हैं। नीचे हम चलेंगे तो हमें समझ आएगी कि एसिड और बेस का क्या एक्शन होता है, किस तरह से रिएक्ट करते हैं वगैरह वगैरह। ये देखें, आंट स्ट्रिंग के अंदर क्या मौजूद है। इक्वेशन याद नहीं भी रहती तो कोई बात नहीं, सिंपल याद रख लें। यानी आंट स्ट्रिंग को कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, उसमें एसिड होगा ना आंट स्ट्रिंग के अंदर, तो हम एसिड को किससे मिला सकते हैं, कार्बोनेट के साथ मिला सकते हैं ताकि वो उसको न्यूट्रल कर दें। कार्बोनेट भी बेसिस के तौर पे काम करती है। तो आपने लिख लेना आंट स्ट्रिंग जो है वो एसिड होता है, तो हम उसको किसी बेस के साथ या किसी ऐसी चीज के साथ मिलाते हैं जो उसके रिएक्शन को कम कर दे। इतना वैस है, वैस बेसिक इन नेचर होता है, ये पता होना चाहिए आपको। आंट एसिडिक है, वैस बेसिक है। इसी तरह जो आपके पास एसिटिक एसिड और एग्रीकल्चर लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसके अंदर ये मैंने पीएच वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो हम जो उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं वो उनकी पीएच को कम करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। इसी तरह जो आपके पास इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं वो सारे मौजूद हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स HCl H2SO4, इनको हम न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं। टूथपेस्ट के अंदर क्या मौजूद है, टूथपेस्ट एक बेस होती है, याद रखेंगे। ये स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का टेबल है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के हवाले से, तो ये आप याद रख लेंगे। इस तरह पीएच और पीओएच आपको पता है कि आप उससे एसिड और बेस करैक्टर को फाइंड करते हैं, ये एक बार पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, गैस्ट्रिक एसिड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, टोमेटो जूस, ब्लैक कॉफी, यूरिन जो होता है ह्यूमन का वो भी एसिडिक, डिस्टिल्ड वाटर 7 पे, सी वाटर बेसिक है, बेकिंग सोडा बेसिक है, मिल्क मिलिशिया, ठीक है। फिर सोपी वाटर, ब्लीच, ये सारी बेस के अंदर जाए। तो इस तरह से आप जब इनको पढ़ लेंगे ना एक बार अच्छे तरीके से, वो किस में लिटमस में कौन सा कलर देता है, किस तरह से करता है वगैरह वगैरह, तो ये आपके पास सिंपल है। तो ये 4 वर्कशीट्स हैं आपकी जो आपसे डिस्कस हुई है। आप इन 4 वर्कशीट्स को बहुत अच्छे तरीके से बड़ी तवज्जो से पढ़ें। इसमें जो इशू आता है आप मुझसे पूछें। छठी मैंने अपलोड कर दी है ऑर्गेनिक की, क्योंकि हमने रिसेंटली पढ़ा था, वहां से सुन भी लेंगे। 5वीं स्टिचोमेट्री है, और याद रखिएगा स्टिचोमेट्री में सिर्फ एक तरह के क्वेश्चन आएंगे। मुझे कल याद करवा देना
मैं आपको ना कुछ कन्वर्जेंस भेजूंगा, उसको आप एक बार दोबारा से कर लीजिएगा। ये जो मिक्स टिचोमेट्रिक प्रॉब्लम्स है ना, आपने इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। ये सारे सॉल्यूशंस अपलोडेड हैं इसके, इसे आप कर लें तो आपका होपफुली काम हो जाएगा। तो ये कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, ये बड़ा आसान सिलेबस है। सिर्फ क्या करना है आपने, आपने टारगेट ओरिएंटेड काम करना है। फाइनल में अच्छे नंबर ले लो, फाइनल में पूरी मेहनत कर लो। जिस बच्चे ने जान लगाई होगी ना, मुझे नजर आ जाएगा उसके अंदर। इंशाल्लाह 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 ए और ए नेगेटिव में मुकाबला होता है, ए नेगेटिव किसका और ए किसका है। बाकी आप लोग परेशान ना होइएगा नंबरों से। ये नहीं कि बगैर मेहनत के मैं नंबर दे दूंगा, लेकिन मैं कोशिश मैक्सिमम करूंगा कि आप लोगों को जहां तक मुमकिन हुआ मैं रिलैक्सेशन भी दूंगा और मैं फेवर भी दूंगा, लेकिन सबको फेवर मिलेगा। क्लास में किसी एक बच्चे को नहीं होगी, तो सबके लिए होगी, सब पे रैशनल होगी। कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत डिसेंट है, बड़े नाइस हैं, सब इज्जत करने वाले बच्चे हैं। तो ऐसा मेरा किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं कि मैं उसके नंबर काटूंगा। बस मेरी कोशिश है कि ए और